करूं तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं और मुझे बताइएगा कि वो मैं क्यों बोल रहा हूं। ठीक है? आप सब लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। आप लोगों को मालूम है क्यों? ये प्रश्न है मेरा आप लोगों से। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि सर हम उत्तराखंड से हैं और पहाड़ पे रहते हैं। बहुत ही सुंदर बात है कि आप उत्तराखंड जैसे क्षेत्र से हैं, बहुत खूबसूरत कुदरत के पास रहते हैं। और कुछ? घर से टूर गाइड के साथ हमें एक नया मौका मिला कि बात करने से मीटिंग करने का। बहुत सुंदर, वेरी गुड, थैंक यू। आपका क्या नाम है? अभी भी रवि। ओके, थैंक यू रवि। बाकी लोग, आप लोग क्यों समझते हैं अपने कि आप बहुत सौभाग्यशाली? आंसर्स कोई भी अपना जो भी थॉट आ रहा है, इसको पता है क्या कि आप सब लोगों को जो मैं दिखाने जा रहा हूं ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है? और जो व्यक्ति इस जीवन में कुछ बड़ा करता है ना वो कभी डरता नहीं है बोलने से। जो अपने मन में आ रहा है, जो अपने मन के विचार हैं, राइट, सबसे पहले हमको उस डर को काबू करना होता है। राइट? तो जो भी मन में आ रहा है, आप उत्तराखंड से हैं, बहुत सुंदर धरती से हैं, कुदरत के पास हैं, आप मार्गशाला से बात कर रहे हैं, रवि जी जैसे आप लोगों के गुरु मिले हैं आपको। और क्या है? सर जी इस ट्रेनिंग के काफी हम लोगों को काफी चीज सीखने को भी मिला है और उत्तराखंड में जो जगह की जानकारी हमें मिलती है वो जानकारी भी हमें दी जा रही है। ब्यूटीफुल, गॉट इट। चलो मैं बताता हूं आप लोग क्यों एक तो आप उत्तराखंड से हो, बिल्कुल। और दूसरा, आप टूरिज्म से जुड़े हो, इसलिए आप बहुत सौभाग्यशाली हो। राइट? जीवन में कुछ उस रास्ते पे होना जहां पे सफलता आपको मिल सकती है, ये बहुत सौभाग्य बात है। क्या आप एग्री करते हो, हाँ या ना? जी सर जी सर। सब बोले अगर अगर एग्री करते हैं तो। राइट? मैं सबसे सुनना चाहता हूं, क्या आप सब इससे एग्री करते हो कि अगर हमारे जीवन में हमें वो रास्ता मिल जाए जहां सफलता मुमकिन है, तो वो सौभाग्य की बात है, हाँ या ना? बहुत लोगों को तो वो रास्ता भी नहीं मिलता, और मैं करोड़ों लोगों को जानता हूं जिनको वो रास्ता नहीं मिलता। राइट? तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं क्यों। उत्तराखंड में 2014 में 22 मिलियन लोग आते थे। ठीक है? अभी वही गिनती 40 मिलियन हो गई है, 2019 के आंकड़े हैं। 40 मिलियन होता है 4 करोड़। तो आपके क्षेत्र में 4 करोड़ लोग आते हैं टूरिस्ट बनके। कुछ बड़ा है, हाँ या ना? क्या हमें पता था? राइट। एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं शुरू करने से पहले। अगर ये 4 करोड़ लोग अपने पे केवल 10,000 पे खर्चते हैं यहां आके, तो वो कितना बनता है? 40,000 करोड़। ठीक है? तो हर जब भी ये टूरिज्म हो रहा है, इतना पैसा उन लोगों को आ रहा है जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। अब ऑफ कोर्स, अगर एक उत्तराखंड का युवा बिजनेस नहीं करना चाहेगा, तो दिल्ली में कोई ऑफिस खोल के बैठेगा ना, जो बोलेगा कि हाँ जाओ हम आपको उत्तराखंड का भ्रमण कराते हैं, हाँ या ना? तो इसलिए आप सौभाग्यशाली। ठीक है? तो इसमें 40,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, और उत्तराखंड में ये केवल टूरिज्म 20 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है। आप में से कौन कौन जॉब करना चाहता है और कौन कौन अपना बिजनेस करना चाहता है? पहले वो लोग हाथ खड़ा करें जो जॉब करना चाहते हैं। तो सब बिजनेस करना चाहते हैं, एक बार हाथ खड़े करके बताइए। एवरीबडी वांट्स टू डू बिजनेस। बिजनेस भी नहीं करना है, जॉब नहीं करना है, तो क्या करना है मैं जानना चाहता हूँ प्लीज। बिजनेस करना है। ठीक है? तो आप लोगों की 40,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है? अब आप काम करके उसमें से कितना अपना बना सकते हैं, वह आप लोगों की कौशल पे, आप लोगों की कॉन्फिडेंस पे, आप लोगों की मेहनत पे
निर्भर करेगा। ठीक है, ये बात सबको समझ आई, हाँ या ना? और बहुत लोग हैं, साधारण लोग, जिन्होंने किया है, और मैं आपको आज 2-3 कहानियों के माध्यम से, मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों में वो मोटिवेशन भर सकूं, या वो एक शुरुआती बीज डाल सकूं कि आप भी सफल हो सकते हो। ठीक है, तो ये राणा जी हैं मुक्तेश्वर में, जहां पे इनको देखा है किसी ने, कैफे देखा है क्या? बिल्कुल देखा है, राइट? इनकी कहानी कोई जानता है? ब्यूटीफुल, ग्रेट। तो अगर ऐसे उदाहरण आप जानते हो और आपको पता है, तो सक्सेस आसान हो जाती है। तो जो नहीं जानते, मैं क्विकली बस उनके लिए बताना चाहता हूं कि ये आर्मी में जाना चाहते थे, जैसे कि उत्तराखंड के बहुत सारे युवा करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, राइट? तो इनको फिजिकल फिटनेस का हमेशा से शौक था। सौभाग्य से इन्होंने एक साइकिलिंग की दौड़ में पार्ट लिया। आरोही कोई जानता है? आरोही कोई जानता है यहाँ पे? आरोही, राइट, बहुत लोग जानते हैं। लोकल एक संस्था है, आरोही के माध्यम से इन्होंने वो साइकिल में हिस्सा लिया। बहुत अच्छा नहीं कर पाए, फिर प्रैक्टिस की, फिर गए, जीता। लेकिन जब जीते तो आरोही ने इनको बैंगलोर भेजा प्रशिक्षण के लिए। फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और साइकिलिंग में अपना करियर बनाना शुरू किए। नेपाल गए, मेडल जीते, नेशनल इंटरनेशनल स्तर के ऊपर इन्होंने मेडल जीते। बट इन्होंने देखा कि केवल उससे उनका करियर, और केवल शायद उससे वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए। तब इन्होंने चुना एक साइकिलिंग से जुड़ा हुआ कैफे खोलने का प्रयास, राइट? और इन्होंने अपना एक कैफे बनाया, जो कि अभी ये चला रहे हैं। और कैफे जो है एक बहुत स्पोर्टी वाइब है, राइट? कि स्पोर्ट्स भी कीजिए, खाना भी खाइए, बातें भी कीजिए, राइट? सो इस प्रकार से इन्होंने अपना ये उद्यम स्टार्ट किया। क्योंकि ये जानते हैं आप लोग, मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं रुकूंगा। सरमोली गांव का नाम किसने सुना है यहाँ पे? कुछ लोगों ने सुना हुआ है, राइट? सरमोली की कहानी भी आप लोगों को मालूम होगी, राइट? तो सरमोली गांव एक ऐसा गांव है जहां, जिसको हम होम स्टे विलेज बोलते हैं। ये मुंशियारी के पास है, राइट? मुंशियारी का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, राइट? तो सांभवी, आप क्योंकि वहां रह चुकी हैं, आप क्यों नहीं उसकी थोड़ी सी कहानी हमें शेयर करती? तो ये भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे टूरिज्म पहले से नहीं था, क्योंकि थोड़ा रिमोट है, दूर है। पर ये जो, आई थिंक इनका नाम बहुत लोग जानते हैं, मल्लिका वीरती जी, जो वहाँ पे माटी संगठन नाम की एक संस्था बना के इन्होंने रखा हुआ है, जहाँ पे ये महिलाओं को बताती हैं कि किस तरह से होम स्टे बनाते हैं, किस तरह से उसको चलाया जाता है एक कोऑपरेटिव मॉडल में। तो उन्होंने एक होम स्टे का एक अलग तरीका वहाँ पे स्टार्ट किया, एक अलग बिजनेस स्टाइल अपनाया है, जो वहां के लोगों के लिए, वहां की महिलाओं के लिए भी एक आजीविका का स्रोत बनता है, और वहां के पर्यावरण पे भी फोकस डालता है। और इस तरह से वो उस एरिया को बाहर तक लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोगों को पता लगे उसके बारे में, बट इन अ वे कि वो वहां की जगह जो है वो भी सुरक्षित रहे, वो ऐसा ना हो कि टूरिज्म के नाम पे वो खराब हो। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी इको टूरिज्म से कहीं ना कहीं वास्ता रखते हैं। तो उन्होंने एक बहुत यूनिक मॉडल बनाया है उस तरह का होम स्टे का यहाँ पर। और जो भी वो पर्यटक एक्टिविटीज करते हैं यहाँ पे, वो सारी इको फ्रेंडली होती हैं, नेचर से जुड़ी हुई होती है, लोगों से जुड़ी हुई होती है, वहाँ के कल्चर से जुड़ी हुई होती है। तो ये एक उन्होंने बड़ा यूनिक मॉडल बनाया है, और वही सरमोली होम स्टेज की जो है वो एक आइडेंटिटी है। राइट? तो आई थिंक सांभवी, क्या मैं सही हूं कि मल्लिका दीदी ने बहुत बहुत एफर्ट लगाए हैं इन महिलाओं को ट्रेन करने में, इनको बिजनेस सिखाने में, इनको गेस्ट के साथ कैसे पेश आना है उसमें, हाँ, मतलब सालों, डेकेड्स लगा दिया उन्होंने। राइट? तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतना इन्होंने उन्हें अपना पूरा जीवन झोंक दिया उस गांव को अपलिफ्ट करने में, राइट? तो ऐसे ही ये जीवन जी हैं, इनको कौन जानता है? कोई जानता है इनको? अरे सभी जानते हैं बाबा, तो मैं क्या ही कराने आया हूं यहाँ पे आज। आप लोग तो ऑलरेडी सब कुछ जानते हो, पर इसकी कहानी किस किस को मालूम है?
एक जने को मालूम है, ठीक है। वो भी घबरा के नीचे कर दिया हाथ उसने बाद में, तो रवि जी को तो मालूम है। ओके, तो कुछ जिनको नहीं मालूम, थोड़े से जो मेरे मित्र हैं उनको मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये केवल 10वीं पास है और ये शुरू से एक ऐसा एडवेंचर कैंप का सपना लेके चले थे। इनकी कहानी की शुरुआत होती है कि जब इन्होंने अपने पिताजी को बताया कि ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो उनके पिताजी ने उनसे सालों साल बात नहीं की। ये किस किस को मालूम है? किसी को मालूम है? ओके, कुछ मेरे दोस्तों को मालूम है यहाँ पे। तो इनके पिताजी ने इनसे बात नहीं की, पर खैर ये जूझते रहे। आई थिंक पहाड़ों में खास करके एक आप लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो कि अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के बहुत पास रहता है, राइट? शहरी लोगों की तरह नहीं कि भाई उनको फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को आई थिंक अपने हर रिश्ते से बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं शायद आप लोग समझ पाएंगे कि अगर एक पिताजी अपने बेटे से सालों साल बात नहीं कर रहे तो और फिर भी वो अपना काम कर रहा है, तो वो कितना बड़ा चैलेंज होगा, राइट? तो खैर इन्होंने अपना करियर एक जॉब से स्टार्ट किया, जहाँ पे ये कैंप में नौकरी करते थे अपने भाई के साथ। लेकिन ऑफ कोर्स इन्होंने ये आगे बढ़े और इनका सपना था कि ये एक कैंप चलाएं, जिन्होंने इन्होंने जंगल में कैंप लगाया। जब ये कैंप वहां पे कर रहे थे, तो पंकज वाधवा जी जो कि उद्यम के फाउंडर हैं, उद्यम को कौन कौन जानता है? उद्यम को कौन कौन जानता है, राइट? उद्यम को आप लोग जानते हो। तो उद्यम के फाउंडर इनके साथ कैंप में रुके और उनको इनकी कहानी जानने का मौका मिला, राइट? और फिर इन्होंने सपोर्ट किया इनको कि वह उनको ट्रेनिंग भी दी, उनको वित्तीय मदद भी की, ताकि वो अपना कैंप लगा सके। इनकी कहानी में एक और बहुत इंटरेस्टेड बात है कि ये एक स्कूल के प्रिंसिपल के रूम में ऐसे ही घुस गए थे, ये बताने के लिए कि हाँ मैं कैंप चलाता हूँ और आप मेरे को अपने स्टूडेंट्स दो, राइट? आप लोगों में से कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं एक स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने के लिए और कहने के लिए कि हमको स्टूडेंट्स दो? कोई है? ब्यूटीफुल, कुछ लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट? सो मैं अब आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ये 3 कहानियां आपने सुनी हुई हैं, शायद मेरे कहने से आपको आपके दिमाग में मेमोरी फ्रेश हो गई होगी। हमें कुछ चीजें याद दिलानी भी बहुत जरूरी होती हैं। तो आप लोग क्या बता सकते हो कि इन 3 कहानियों से आप लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है, या आप लोग क्या सीखते हैं इन लोगों के जीवन से? और मैं सबसे जानना चाहूंगा, राइट, थोड़ा सा बात करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा इस विषय के ऊपर रुकेंगे, बट इन 3 कहानियों को बहुत संक्षेप में आप लोगों ने समझा, जाना। आप लोगों को क्या लगता है कि इन 3 कहानियों से हम लोग क्या सीख सकते हैं? कोई भी प्लीज शेयर करे। एंड विजय, आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर हम ये कैमरा या फिर ये फोन मूव कर सके इन द क्लासरूम, सो दैट वी कैन टॉक टू मल्टीपल पीपल, इफ दैट इज पॉसिबल। थोड़ा आगे करो, इसको यहीं पर रख के ना कुर्सी आगे को ले कुर्सी आगे को लाके बता दो ना सही कुर्सी आगे। प्लीज, मैं चाहता हूं कि सबसे बात हो, पीछे वाले मेरे जो भाई हैं उनसे भी बात हो। यस, यस। ये 3 कहानियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, या ऐसे जीवन जब आप सुनते हैं, छोटी छोटी चीजें जो अब इनके जीवन के बारे में सुनते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इन कहानियों में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आप सबने कहा था कि आप बिजनेस करना चाहते हो। सर मेरा विजन ये है कि जैसे सपोज दुनिया आपके ऑपोजिट हो, फ्रेंड भी आपके ऑपोजिट हो और आपके परिवार भी आपके ऑपोजिट हो, तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप पे इतना भरोसा हो कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो अपने दम पर करके दिखाऊंगा। मेरे ग्रेट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक सिंह बिष्ट। दीपक। दीपक के लिए हम एक क्लैप कर सकते हैं, बहुत सुंदर बात बोली। और कोई मेरा साथी, मेरा भाई, मेरा दोस्त बात करना चाहता हूँ, और क्या सीखा आपने, और आपके लिए क्या मतलब है इन कहानियों का? कोई पीछे। जीवन में जो लक्ष्य है वो निर्धारित होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी हमारे कार्य के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है उससे इग्नोर करके हमारा जो राइट पाथ है उस पर चलना है। और तीसरा ये है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है कभी डाउन नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमें लॉस भी हो रहा तो उसके बेस पे डर के काम छोड़ना।
ब्यूटीफुल, थैंक यू। आपका क्या नाम है? अरे योगेश, योगेश, थैंक यू योगेश। और कोई? एक एक कॉमन, एक तीनों कहानियों में एक ऐसी चीज है ना जो बहुत कॉमन है, मैं वो भी आप लोगों के साथ, आप लोगों से बात करके मैं चाहूंगा कि वो निकल के आए कहीं ना कहीं। हाँ जी, नमस्ते, मेरा नाम बच्ची सिंह गंगवाल है। गंगवाल जी बताइए। इन तीनों जो स्टोरी मेंशन हो रखी है के तहत मैं पहले से पर्सनली सबको जानता हूँ। एंड देन जीवन मेरे अंकल हैं। ओके, और इन तीनों स्टोरी को जब हम सुनते हैं और अभी जब प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये होता है कि जो काम एक बार तुमने ठान लिया करने की, तो उसमें आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके सामने वाला आपको डिमोरलाइज कर भी रहा है, तो तब भी आप अड़े हैं उस काम पे। बहुत बढ़िया, कि अपने खेल के माहिर होने चाहिए आप लोग। हाँ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये एक उद्यमी की, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ये एक उद्यमी की सबसे बड़ी पहचान है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप एक बहुत सफल उद्यमी बन जाओगे ना, आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लो, आप उस व्यक्ति को उसके क्षेत्र में बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या आप एग्री करते हो, हाँ या ना? उस व्यक्ति को उसके क्षेत्र में आप, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो उसको पता नहीं होगा। आप ऐसे व्यक्ति को देखो जो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट है, राइट, जिसने करोड़ों कमाया है शेयर मार्केट में, आप शेयर मार्केट में उसको नहीं हरा सकते। आप किसी को रियल एस्टेट में देख लो, राइट, जो रियल एस्टेट में ऊंचा पहुंचा है, जो एक बहुत सफल बिल्डर बना है। आजकल पहाड़ों में रियल एस्टेट को भी एक बहुत ऐसा क्षेत्र माना जा रहा है जहां पे लोग बहुत पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। लेकिन रियल एस्टेट वाला जो एक सफल व्यक्ति है, उसको आप रियल एस्टेट में मात नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत, शायद कुछ, ये एक ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता आप लोग आज घर लेके जाओगे कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज की ये सबसे जरूरी बात है जो डंगवाल जी ने कही है, कि अपने क्षेत्र का माहिर खिलाड़ी बनो, ताकि आपको कोई डिफीट नहीं कर पाए। मतलब पहाड़ों के रास्तों में या पहाड़ों की ट्रेल्स में आपको कोई हरा ना सके। वो वो होता है रियल उद्यमी। और कोई बात करना चाहेगा? हाँ जी रवि जी, प्लीज। यहाँ से बोल, आगे बैठ जाइए। हाँ, बैठ के थोड़ा। सर प्रणाम। नमस्कार। मेरा नाम, रियल नाम राजीव है, पर ओके मैं राजीव, चाहता हूँ लोग मुझे राही के नाम से जानें। क्या बात है, जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो मुझे राही बुलाते हैं, मेरे दोस्त मुझे राही बुलाते हैं, आप बहुत भी सुंदर, मुझे राही बुला सकते हैं, और मैं चाहता हूँ जरूर लोग मुझे इसी नाम से जानें। जरूर। मेरे कलीग्स जिनको मैं अपने प्रेरणा का स्रोत मानता हूँ, सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ हैं जो कम बोलते हैं, और कुछ हम हैं थोड़ा एक्सप्रेसिव हैं। शायद टूरिज्म का ये एक बहुत ही, दिस इज द कोर एंड spine aspect of tourism that you must speak all the time. हाँ वो जी, जो आपने पहले बात बोली, you must be proactive and enthusiastic. मैं क्या बोलूं, इतने अनुभवी जिन लोगों ने खुद एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, बच्ची सर जैसे, और अभी, सॉरी मैंने सर को इंटरप्ट किया, ये भी मेरे बात बोलेंगे। तो मैं एक ऐसे समुंदर में हूं यहाँ पे मेरी चाह है कुछ मोती चुनने की, पर अभी भी एक कोने में खड़ा हूं, समंदर के पास भी नहीं पहुंचा हूं, सिर्फ समंदर को निहार रहा। इन सब अनुभवी लोगों ने बहुत गजब की बेमिसाल बातें बोली, पर मैं 3 बातें बोलूंगा जो मैं मानता हूं, विच आर द कोर एंड द बेसिक ऑफ द टूरिज्म। प्लीज प्लीज प्लीज। सर ये सारी बातें, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, ये सब बाद में आती है। सबसे पहली बात आती है आग। आपके अंदर आग होनी चाहिए किसी काम को करने की। दूसरी चीज आती है जुनून, और वो भी शिद्दत के साथ। और तीसरी चीज आती है कि यू मस्ट बी वेरी कांस्टेंट, यानी कि एक निरंतरता। अगर आपके अंदर आग है, शिद्दत के साथ जुनून है, और किसी काम में आप निरंतरता से लगे हैं, फोकस, जिसको फोकस कहते हैं, ये 3 बेसिक हैं। उसके बाद
ropes, helmets, rock climbing, rappelling, kayak, oats, ये सारी चीजें, फिर ह्यूज व्हीकल्स, एसयूवीज, एडवेंचर व्हीकल्स, जिप्सीज, ये सारी बातें बाद में आती। मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, पर बिल्कुल मैं गलत नहीं है। सारी चीज यहां से शुरू करता हूं कि अगर मिटाना है इस धरती से, अगर मिटाना है इस धरती से दुख, दारिद्र और संताप, तो पहले बदलिए आप और आप। क्या बात है, वेरी नाइस। तो राही जी एक कवि भी हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी, बट बहुत सुंदर लगा आपकी बात, और आपने दिल से बोले, और ऐसे ही व्यक्तियों की जरूरत है खासकर टूरिज्म में, और उसकी भी बात करेंगे कि क्यों, कि जो आत्मा से जगे हुए लोग हैं उनकी क्यों जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप में भी और खासकर टूरिज्म में भी। हाँ जी रवि जी प्लीज। नमस्ते जसमीत सर, नमस्ते शाम भाई। मैं नमस्ते। रवि बिष्ट मुक्तेश्वर से हूँ। तो मैं पहले की दो स्टोरी को तो रिलेट बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, बट जीवन जी के साथ मेरी लाइफ का काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। ये मानिए कि ऑलमोस्ट 14-15 साल हमने साथ में काम किया है। बट मुझे काफी चीज स्टोरीज और भी बाकी की तो स्टोरीज के साथ भी मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ, बट जीवन जी के साथ उनने विषम परिस्थितियों में अपने साहस को कभी नहीं खोने दिया, अपने को Right. कभी नहीं टूटने दिया। और Right. दूसरी बात, जब अगर उन्होंने अपने ये जो जितने सारे चैलेंजेस फेस किए, तो कहते हैं कि जब हम अगर कोई भी काम शिद्दत से करते हैं तो फिर कायनात भी हमारे साथ होती है। तो वही उनके साथ भी हुआ कि कहीं से उनको उद्यम की टीम का उनके साथ आना, या फिर आप जैसे लोगों का उनके साथ एक हेल्पिंग हैंड, एक जैसे उनको फैमिली का जो एक इग्नोरेंस मिला, तो उनको एक एज अ पेरेंट्स मान सकता हूँ, ऐसे लोग मिले। तो उनका साहस, मैंने पर्सनली उनको ये फेस किया कि उन्होंने कभी अपना कितनी भी विषम परिस्थिति में उन्होंने तूफान का सामना किया, अपने साहस को नहीं टूटने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। Thank थैंक you यू so रवि जी, शुक्रिया। तो आई थिंक रवि जी ने वो बात बोल दी, आप सबने बहुत सुंदर बोला, आप सबने बहुत दिल से बोला, सो थैंक यू सो मच। सबके लिए मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने लिए क्लैपिंग कर लें सब लोग, राइट, अच्छे से, लाइक पावरफुल क्लैपिंग, राइट, फॉर्मेलिटी वाली नहीं। तो एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, आप सबने बहुत सुंदर बोला, वह ये कि जब इन्होंने एक कदम लिया ना, तो इनको बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो इनका हाथ थामने के लिए तैयार थे। तीनों स्टोरीज में राणा जी के साथ आरोही जुड़ा, फिर उद्यम जुड़ा, और आज ये बिजनेस बना रहे हैं, राइट। सरमोली की गांव के साथ मल्लिका जी जुड़ी, मल्लिका जी ने अपना सब कुछ उनके ऊपर निछावर कर दिया, और आज ये गांव मैप पे है, लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, केस स्टडी बन चुका है, राइट। इसी तरह जीवन जी के साथ जब इन्होंने एक कदम रखा, जब इन्होंने चैलेंज लिया, जब इन्होंने वो डायरेक्शन पकड़ी, तो इनको भी लोग मिले, उद्यम मिला, पंकज मिल गए, राइट। तो जब आप निर्णय लेते हैं, जब आप वो पहला कदम रखते हैं, तब लोग आपको मदद के लिए आते हैं। Do you all agree with me? Yes or no? Show me a thumbs up if you all agree. ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ये सौभाग्य है कि विजय जी जैसे ये ट्रेनिंग सेंटर में आप बैठे हो, तो हो सकता है आज का दिन आप लोगों की लाइफ में वैसा ही टर्निंग पॉइंट हो। ये जो 10 दिन आप बिता रहे हो ट्रेनिंग में, हो सकता है वही आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट हो जो आपको भी ऐसी कहानियां बना दें कल को, राइट। तो इसी के साथ मैं कुछ थोड़ा सा आपको अब मार्गशाला के बारे में बताना चाहता हूँ कि मार्गशाला क्या है। दोस्तों, मार्गशाला एक ऐसा व्यक्ति चला रहा है, हम तो चला ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ जो हमारी फाउंडिंग मेंबर है आद्या, वह एक ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड में 10 साल काम किया है, 10-12 साल काम किया है, और जड़ों से जुड़ करके, धरती से, मिट्टी से जुड़ करके उन्होंने ये काम किया है, राइट। जब चिराग नाम की एक संस्था शुरू अपना ऑपरेशन ही कर रही थी, तब से वह उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत गांव में, बहुत क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने काम किया। तो जब हम लोग मार्गशाला स्टार्ट कर रहे थे, तो हमको ये प्रश्न आया कि युवाओं के साथ काम करना है। देखिए, मैं आपको पहले कदम बढ़ाने की बात कर रहा हूँ मार्गशाला की कहानी से भी, और जल्दी करूंगा क्योंकि
कुछ और बातें आपके साथ करनी है आज। तो पहला कदम जब बढ़ाओ तो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। हमारे को केवल यही पता था कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए कुछ करना है, और फिर हम घुस गए और उत्तराखंड में हमने भ्रमण किया, हमने युवाओं से बात की, हमने देखा कि उनके क्या चैलेंजेस हैं, वह क्या मांगते हैं, उनको क्या नहीं मिल पाता, और हमने ये रियलाइज किया कि उत्तराखंड के युवा घर रह करके एक सफल करियर बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये था कि उत्तराखंड में अगर घर रहना है और कुछ करना है तो जॉब तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज तो है नहीं, राइट। तो एक ही केवल और एक ही हमारे पास विकल्प रह जाता है कि हम उद्यमी बने। हाँ या ना? हाँ या ना गाइस? राइट। तो मार्गशाला ने एक ऐसी फेलोशिप स्टार्ट की जहां पे हम वह लोग जो राही जी ने बोला आग रखते हैं, जुनून रखते हैं और स्टेप्स लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं अपनी सफलता की ओर, उनको किस प्रकार से हम उनके लिए किस प्रकार से हम आरोही बन सकते हैं, उनके लिए किस प्रकार से हम मल्लिका जी बन सकते हैं, उनके लिए किस प्रकार से हम उद्यम बन सकते हैं, वो काम हम मार्गशाला में करते हैं। तो मार्गशाला में हम 3 अध्याय मार्गशाला के कर चुके हैं, तीसरा अध्याय अभी चल रहा है और अब चौथा अध्याय शुरू होगा कुछ महीनों में। और इस पूरे जर्नी के दौरान अशोक आप सबके बीच में ही है। अशोक हमारा स्टूडेंट है और अशोक ऑलरेडी 5 क्लाइंट्स को इस साल सर्व कर चुका है। तो मार्गशाला एक ऐसा प्रोग्राम है, मार्गशाला को आप प्रोग्राम समझिए। मार्गशाला हमारी संस्था का भी नाम है और मार्गशाला हमारे प्रोग्राम का भी नाम है, राइट। तो मार्गशाला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम वह लोग जो उद्यमी बन गए हैं, मतलब कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, 5-6 महीने से वो अपने आइडिया पे काम कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च कर ली है, या फिर वो 1-2 साल से अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ मिल करके हम बिजनेस का प्रशिक्षण उनको देते हैं। तो टूरिज्म के बारे में हम आपको नहीं सिखाएंगे, बिकॉज टूरिज्म आपको ऑलरेडी पता है, राइट। हम आपको सिखाएंगे कि टूरिज्म अगर आपको आ गया तो अब टूरिज्म में बिजनेस कैसे बनाना है। आप लोग मेरी बात समझ गए, हाँ या ना? राइट। तो इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल जो कि है बुनियाद। बुनियाद क्या होता है? बुनियाद होता है कि हम बिजनेस को समझें, हम कस्टमर को समझें, हम अपनी मार्केट को समझें, हम ये समझें कि हम किस प्रकार से अपनी सेवाएं कितने रुपए में कैसे बेच सकते हैं, राइट। हमारा मॉडल क्या होना चाहिए, हमारा बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए, राइट। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मूल रूप सिद्धांत क्या है, वो किस प्रकार का टूरिज्म करेगा, वो होम स्टे करेगा, गाइड करेगा, टैक्सी वालों के साथ बात करेगा, होटल करेगा, क्या करेगा, राइट। जैसे कि अशोक का उदाहरण लें तो उसके बिजनेस का नाम है अनएक्सप्लोर्ड हिल्स। उसका बिजनेस मॉडल ये है कि वो लोगों को नैनीताल नहीं घुमाना चाहता जहां पूरी दुनिया आकर के देखती है। उसका बिजनेस मॉडल है कि लोगों को वहां लेके जाना जहां कोई नहीं गया, राइट। तो ये उसका बिजनेस मॉडल है। जब ये बिजनेस मॉडल बन गया तो उसका दूसरा स्टेप है कि हम मार्केटिंग सीखें कि मार्केटिंग कैसे होती है, राइट। कस्टमर को कैसे पहुंचा जा सकता है, कस्टमर को कैसे कन्विंस किया जा सकता है, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसकी मदद से हम अपने मैसेज को दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं, राइट। इस इंटरनेट की शक्ति को यूज करके किस प्रकार से हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा चरण था वित्तीय, फाइनेंस, कि फाइनेंस को कैसे समझे, अपने बिजनेस का बजट कैसे हम लोग बनाएं, राइट। खर्चा कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना पैसा हमको शुरुआत में चाहिए, ये कहाँ से मिल सकता है। तो ये सारी बात हम वित्तीय मॉडल में करते हैं। और चौथी बात, आप लोग उत्तराखंड में हैं, आप लोग कुदरत की मार को हर साल सहते हैं, हाँ या ना, राइट। तो कुदरत कहीं ना कहीं हमको बोल रही है कि आप लोगों ने या हम लोगों ने, इंसान ने मिलके कुछ चीजें गलत की हैं, अब उसको सुधारने का समय है। तो हम जो बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हैं उनको सस्टेनेबिलिटी का भी पाठ पढ़ाते हैं कि वो करो जिससे कुदरत को नुकसान नहीं हो। किस प्रकार से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है जिसमें कुदरत को नुकसान नहीं है।
और किस प्रकार से वो बिजनेस को लंबे समय तक चलाया जा सकता है, राइट। इसके साथ साथ तो ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये स्किल तो है ही, पर इसके साथ साथ मैं जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूं ना दोस्तों, वह ये है कि एक समुदाय बनाने में। आज आप 25-30 लोग बैठे हो, ठीक है, कम से कम इतना प्रण करके जाना कि 25 में से अगर कोई एक गिरेगा ना, तो बाकी 24 उसको उठाने आ जाएंगे, ठीक है। हमें उस समुदाय की बहुत जरूरत है। हमें कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। हम कॉम्पिटिटर नहीं है एक दूसरे के, हम कोलैबोरेटर हैं एक दूसरे के, राइट। समझे आप लोग ये बात, हाँ या ना, राइट। बहुत बिजनेस है, बहुत बिजनेस हो सकता है, हमें कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। इसके हिसाब से हम आपको गुरु भी देते हैं, अलग अलग टेक्निकल मेंटर्स। मेंटर्स कौन होते हैं? जो कि गुरु होते हैं, जो आपके साथ एक वन ऑन वन बात करते हैं कि आप किस प्रकार से अपने बिजनेस में नेक्स्ट स्टेप्स में जा सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एक्शन होता है। ये हमारा 1 साल का प्रोग्राम होता है, तो हम आपके साथ 1 साल जुड़े रहते हैं। और 1 साल के बाद आप हमारे एलुमनाई बनते हो, जिसको भूतपूर्व छात्र बोलते हैं, और उनके साथ भी हम टच में रहते हैं। क्योंकि अशोक जैसे हमारा एक स्टूडेंट है, अब हमारा कभी साथ छूटेगा नहीं अशोक का। जब भी उसको कोई जरूरत होगी तो वो हमारे को रीच आउट कर सकता है, राइट। तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन, शिक्षण और कौशल विकास, रोड मॉडल के साथ, जैसे कि जीवन जी जैसे लोग आते हैं मार्गशाला में, और वो अपनी कहानी से, अपने अनुभव से आपको सिखाते हैं, आपके चैलेंजेस को सुनते हैं, और किस प्रकार से आप अपने चैलेंज दूर कर सकते हो, उनकी बात होती है। और हम, जो भी उद्यमी हमारे साथ जुड़ता है, हम उसको एक सीड ग्रांट, यानी कि एक शुरुआती पैसा भी देते हैं, कि वो किस प्रकार से उतना पैसा हम उसको देते हैं, एक सीड कैपिटल, कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए, अगर उसने स्टार्ट नहीं किया है तो, राइट। सीड ग्रांट कितनी होती है वो हम दूसरे चरण की कॉन्वर्सेशन में बात करेंगे। पर भूतपूर्व जो हमारे छात्र रहे हैं, उनको 25 से 30 हजार की एक सीड ग्रांट मिली है, कईयों को 15 भी मिली है, कईयों को 25 भी मिली है। तो वो एक सीड ग्रांट का अमाउंट होता है जो हम देते हैं, राइट। मार्गशाला 4.0 यानी कि उसके चौथे अध्याय में हम लोग चाहते हैं कि हम आप जैसे मोटिवेटेड युवाओं के साथ काम करें, ठीक है। लेकिन उसके आवेदन देने की एक प्रक्रिया है, राइट, जो सांभवी मैम आपको बताएंगी। अगर आप लोग ऐसे मेंटर्स चाहते हैं जो आपको मदद करे आपका बिजनेस का विकास करने के लिए, राइट, आपको अगर वो जुनून है और वो आग है कि आपको बिजनेस बनाना है, बड़ा बिजनेस बनाना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, तो मार्गशाला आपका मदद कर सकता है। ये एक फ्री प्रोग्राम है, इसीलिए हम अपने हर कैंडिडेट का चुनाव करते हैं, क्योंकि हम अपने हर स्टूडेंट के ऊपर लाखों रुपया खर्चते हैं। हम कभी भी स्टूडेंट से पैसा नहीं लेते, इसीलिए लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो हम केवल उसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो सीरियस है इसके बारे में, ठीक है। तो चुनाव की जो प्रक्रिया, उसको सबसे गुजरना पड़ेगा, सबको गुजरना पड़ेगा। इसमें किसी को भी खराब नहीं लगना चाहिए कि कोई सेलेक्ट हुआ या कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, राइट। पर इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है, वह आप लोगों का एक निजी निर्णय है, ठीक है। तो सांभवी अब आपको थोड़ा सा बताएगी कि आवेदन करने का क्या तरीका है, और उसके बाद हम कुछ प्रश्न आप लोगों के लेंगे, और उसके बाद हम आगे की बात कर सकते हैं। सांभवी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू जसमीत। तो अभी तक आपने देखा कि टूरिज्म से कितने कितने चीजें आप जुड़ी हुई हैं बिजनेस को बनाने। जैसे बिजनेस को हम बनाते हैं तो पहले आपके पास एक स्किल है, पर उस स्किल से बिजनेस तक लेकर जाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस और बाकी जो एस्पेक्ट्स जसमीत जी ने आपको बताए। तो इसके लिए आपको ये इस प्रोग्राम में क्या क्या दिया जाएगा, जैसे कुछ बताया आप लोगों की ट्रेनिंग, मेंटरशिप, ये सारी सपोर्ट दी जाएंगी। बट उसके लिए आपको 18 से 35 वर्ष का होना चाहिए। ये युवाओं के लिए है ये प्रोग्राम, और हम सिर्फ उन पर फोकस कर रहे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने वो इंटरेस्ट शो किया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है। 6 से 12 महीने उन्होंने किसी बिजनेस आइडिया पे काम किया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस पूरा एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए, पर कम से कम उन्होंने कोशिश करी होनी चाहिए उस बिजनेस पे काम करने के लिए।
हम ये नहीं चाहते कि बिजनेस 3 साल से बहुत पुराना हो, क्योंकि हम एस्टैब्लिश जो बिल्कुल बिजनेस टिक चुका है, बन चुका है, उसके साथ नहीं काम करना चाहते। हम उनके साथ काम करना चाहते हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत की स्टेज पर हैं और श्योर हैं कि हाँ भाई मैं बिजनेस ही करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 3 साल से पुराने बिजनेसेस या जिनका मासिक प्रॉफिट जो है वो 50,000 से ज्यादा है, वो लोग अप्लाई ना करें। बट जो उससे कम है, 1-2 साल या 6 महीने के आसपास उनका बिजनेस वो लोग ट्राई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस आइडिया पे, वो लोग अप्लाई करें। उसी तरह से हम सारे जो बैकग्राउंड है उन लोगों के साथ नहीं काम करें, सिर्फ कृषि, पर्यटन और आईटी से रिलेटेड जो उद्यमी बनना चाहते हैं उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और इस फेलोशिप में कम से कम 3 घंटे वो लोग समर्पण कर पाए, अपना समय दे पाए, राइट। और इस यात्रा में आपके पास कुछ क्लासेस ऑनलाइन होंगी और कुछ ऑफलाइन होंगी। और ये ऑफलाइन क्लासेस हम लोग महीने में एक बार नैनीताल या देहरादून में हो सकती है, या आपके जिले में कोई एक एरिया में हो सकती है। तो आप ट्रैवल करने के लिए ओपन होने चाहिए, और आप लोग तो टूरिज्म से हैं तो ट्रैवलिंग तो होगा ही आपके एजेंडा में। तो अगर आप लोगों को ये सारे कंडीशंस अगर आपको सूटेबल लगते हैं तो आप अप्लाई कीजिए और सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनिए। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की वो सीमा नहीं है कि आपको ग्रेजुएट होना है या 12वीं पास होना है या पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी फीस भी नहीं है, जैसे हमने पहले ही बताया। आप लोगों को बस एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, एक निर्णय लेना है कि हाँ मुझे बिजनेस करना है और उस पर मेहनत भी करनी है। तो जो लोग इस कंडीशन को मीट कर पाते हैं और श्योर हैं बिजनेस की डायरेक्शन को पकड़ना चाहते हैं, आप लोग आमंत्रित हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। ग्रेट। संभवी आप ये भी शेयर करोगे? हाँ, तो डेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब कब शुरू होगा। तो 1 अगस्त से आवेदन पत्र जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट अभी भी अगर आप जाएंगे तो अपडेट्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अभी 1 अगस्त लेकिन आने ही वाली है, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। और 30 अक्टूबर जैसे इसमें लिखा है वो लास्ट डेट है। और उसके बाद जो भी आपका इंटरव्यू प्रोसेसेस शुरू होंगी, उसके जो रिजल्ट निकलेंगे वो 15 नवंबर तक होगी और दिसंबर 1 तक कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए। तो ये डेट्स आप जरूर से याद रखें, खासकर 1 अगस्त। जो आपके समक्ष जो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सूटेबल हूँ या नहीं, August 1 आप लोग रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होती है उसमें आप शामिल हो जाइए, आपको पता लगेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है हमारी। ग्रेट, थैंक यू। चलिए, अब आप लोगों के अगर कुछ प्रश्न हैं तो वो ले लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है मार्गशाला के संदर्भ में, बिजनेस के संदर्भ में? आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी मार्गशाला से रिलेटेड, वैसे भी रिलेटेड, आपके करियर में कोई और चीज जो आप बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, हम बात कर सकते हैं इसकी। किसी का कोई प्रश्न है? आ जाइए, आप आगे आ जाइए थोड़ा प्लीज। हाँ। ये जो एज है, एज लिमिट है 35 वर्ष तक, are you really serious about that? Because I have seen people 18 years of age and they are old enough, but the people of 50 years old but they are young enough. तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि enthusiasm matters a lot. एज क्राइटेरिया में तो फिर सर शायद हम नहीं बैठे। ठीक है, तो राही मैं आपको बताता हूँ। आप ये जरूर है, आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है? लेकिन मैं 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ। नंबर 1 की जो एक युवा की डेफिनेशन है हिंदुस्तान में या इंडिया में, वो 35 वर्ष तक है, राइट? और मार्गशाला एक ऐसी संस्था है जो युवाओं के साथ काम करना चाहती है, राइट?
तो इसीलिए हमको कहीं ना कहीं वो एक मापदंड बनाना पड़ता है प्रोग्राम का, है ना। क्योंकि हमारा जो प्रयास है वह ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंच सकें, ताकि उत्तराखंड का, देश का युवा आगे बढ़े, उत्तराखंड आगे बढ़े, उत्तराखंड की इकोनॉमी आगे बढ़े, राइट। जब तक हम वो मापदंड नहीं लगाएंगे हम लोग कभी भी क्योंकि अगर हम सबके लिए सब कुछ बन जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे, राइट। तो इसीलिए ये मापदंड लगाए जाते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन या हर संस्था अपना एक रास्ता चुनती है, राइट। प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। अब मान लीजिए कि बहुत सारे आपके साथ, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में ऐसे युवा होंगे जो बेरोजगार होंगे, राइट। आप देखते होंगे उन लोगों को कि वो खाली बैठे हैं, राइट। अब उसको भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, राइट। हो सकता है कोई एक ऐसी संस्था हो जो केवल उस पे काम करे, पर हमने एक अपने लिए रास्ता चुना है, राही, और वो ये है, राइट। फिर भी आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। आपको हम कॉल करेंगे और जो भी हम कर सकते हैं आपको हेल्प करने के लिए वो हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, ठीक, थैंक यू। कोई और? अच्छा, एक बार कैमरा सबकी तरफ कर देंगे। एक बार रवि जी आप सबकी तरफ कैमरा मोड़ देंगे। इसमें कौन कौन है जो नहीं 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 नहीं, आप अब तो कोई भी नहीं दिख पा रहा है। हाँ, इसमें कौन कौन है जो 35 वर्ष की उम्र से ज्यादा लोग हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे जो 35 से ज्यादा है। ओके ओके ओके। तो मैं बता दूं। अच्छा, तीन चार ही। गॉट इट, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। और किसी का अगर कोई, ठीक है, थैंक यू, आप रख सकते हैं नीचे। अगर किसी और का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिए। समझ गया, थैंक यू, समझ गया। अगर किसी और का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी, प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम कमल सिंह बिष्ट है। अच्छा बिष्ट जी, बताइए। तो मैं इस क्या कहते हैं इसी टीम का एक पार्ट हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज मैं कृषि करता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ सभी कृषि करते हैं, तो मैं कृषि करता हूँ तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि मैं कृषि भी करता हूँ और एक होम स्टे भी रन करता हूँ, तो वो दोनों चीजें मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोई सुझाव या इस टाइप से। देखिए बिष्ट जी, अगर आप देखें तो कृषि और होमस्टे का बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। जी। होमस्टे में अगर आप ऑर्गेनिक खाना अपने गेस्ट को खिलाना चाहते हैं तो वो आपके खेत से आ सकता है, वो तो है। ये तो है। होम स्टे में हम एक्टिविटीज करते हैं जहां पे गेस्ट भी आपके खेतों में जाके, ऐसे होम स्टेज हैं बाय द वे, मैं आपको बताऊं, जिनका एक बिजनेस मॉडल है कि गेस्ट को एक ग्रामीण जीवन दिखा पाना या एक ग्रामीण जीवन का अनुभव करा पाना, राइट। तो हमारी एक दोस्त है चंपावत में, जिन्होंने शहरी लोगों को बुलाया, 10 दिन का प्रोग्राम रन किया। वो 10 दिन का प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वो ये था कि शहरी लोगों का जो स्ट्रेस होता है वो कैसे कम कर सकते हैं, राइट। तो उसने एक बहुत ही साधारण जगह पे उनको रुकवाया, गांव वालों के साथ बात कराई, गांव वालों के साथ काम करवाया, यू नो फल तुड़वाए, खेती करवाई। और ये देख के ना शहरी लोग बड़े बड़े एक्साइटेड हो गए, बहुत खुश हो गए। तो यहाँ पे भी एक यूज केस है, यहाँ पे भी इस्तेमाल है, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये आती है बिष्टी कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको और आपके परिवार को ज्यादा लाभ दे सकता है, राइट। क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं उस रास्ते पे करनी चाहिए जहां पे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। कम से कम बिजनेस की तो यही डेफिनेशन होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके, ठीक है। तो कृषि में अगर आपको ज्यादा लाभ कमाना है, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और होमस्टे में ज्यादा लाभ कमाना है तो क्या करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कृषि में लाभ कमाने के लिए हमें प्रोडक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। आप मुक्तेश्वर में हैं, मुक्तेश्वर, रामगढ़ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे फ्रूट बहुत उगते हैं, बहुत लोग जैम का काम कर रहे हैं, बहुत लोग कृषि से कुछ चीजें बना रहे हैं, राइट। तो जब भी मेरे पास कोई एक ऐसा युवा आता है जो कृषि में काम करता है, राइट,
अब तो ये एग्जाम्पल बहुत गलत हो गया क्योंकि टमाटर भी 200 रुपए किलो हो गए हैं हमारे देश में। पर मैं पुरानी बात ये कहता था कि भाई टमाटर बेच लो 1 किलो या टोमेटो सॉस बेच लो 1 किलो, आप निर्णय लो, राइट। तो टोमेटो सॉस अगर बेचेंगे 1 किलो तो वही 150-200 रुपए की आएगी, पर उस टाइम टमाटर कितना 20-30 रुपए किलो होगा, राइट। तो कृषि में अगर आगे बढ़ना है या कृषि में पैसा कमाना है तो हमें प्रोडक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपके पास खेत भी हैं और आपके पास होम स्टे भी हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को मिलाओ और एक मॉडल बनाओ, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट है, टनकपुर में रहता है, उसका एक फार्म है, ठीक है। वो शहद का काम कर रहा है। देखिए, एक आप सब लोग मल्टीपल काम कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर खेत है और आपके पास अगर मौसम है ऐसा जहां पे हनी बन सकता है तो जरूर 2-4 डब्बे लगाओ, राइट। कृषि में अगर अलग अलग तरह की फसल उगा सकते हो तो जरूर उगाओ, एक्सपेरिमेंट जरूर करो, ठीक है। होम स्टे में अगर विलायतियों को बुला सकते हो, अमेरिका से लोग बुला सकते हो तो जरूर बुलाओ, डॉलर्स में जरूर कमाओ, राइट। क्योंकि ये सब अगर होगा ना तो बहुत सारे लोग आकर्षित होंगे आपकी तरफ, राइट। तो एक पूरा मॉडल बन सकता है, बट फोकस किधर है, राइट। फोकस वहां है जहां पे लाभ ज्यादा है, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बात करके मैं कृषि वालों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कृषि और टूरिज्म को मिलाकर के, दोनों को मिलाकर के हम बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, ठीक है। बिजली, आपका आंसर हुआ क्वेश्चन? क्लियर हो गया सर। ठीक, थैंक यू सर। एनी टाइम एनी टाइम। और कोई मेरा साथी अगर कुछ पूछना चाहे तो प्लीज पूछ सकता है, हम एक सवाल और ले सकते हैं। आ जाइए आ जाइए। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल है कि अभी हम लोग कैंप्स रन कर रहे हैं, तो इट्स फुल्ली इको टूरिज्म बेस्ड हम लोग उसको चला रहे हैं। तो जैसे मार्गशाला का मैंने अभी जो भी मार्गशाला क्या करती है, कैसे कर रही है, ये सोचना है जो वहाँ पर है। क्या कैंप्स का कोई एम्प्लॉय वहाँ पे आवेदन कर सकता है? देखिए, अगर वो पहाड़ी युवा है, उत्तराखंड से है, और वो जो सारी बातें हैं जो पूरी हो रही हैं इसके अंदर, तो वो अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है कि कोई किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो उसको ज्यादा मार्क्स हैं और किसी ने 10वीं किया है तो उसको कम मार्क्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। वह व्यक्ति मोटिवेटेड होना चाहिए। आई थिंक स्क्रीन फ्रीज हो गए, सुन पा रहे हो आप? सांभवी, आप मेरे को सुन पा रहे हो ना? हाँ, I can- उधर ही इंटरनेट का कोई इशू है, मुझे ऐसा लगता है। विजय, आर यू एबल टू हियर अस? हाँ जी, आप लोग सुन पा रहे हो? शायद इंटरनेट का कोई इशू हो गया था। विजय, am I audible? मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारे पोटेंशियल लोग मिल सकते हैं, इसीलिए थोड़ा ना वो मेरे को लगता है कि कोई भी चीज ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा एनर्जी।